खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर, जहां पर एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने पहुंचे हैं। और उपलब्धियों का विवरण है। I request the technical staff members to please run the movie. शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन शब्दों के रचयिता और भारत को संविधान देने वाले बहुआयामी प्रतिभा व विद्वता के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समतावादी और प्रबुद्ध सामाजिक दृष्टि को साकार करने के लिए 26 फरवरी 2019 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है अध्ययन, अनुसंधान और अपने संगठित जीवन के उदाहरण और प्रभाव से ज्ञान का प्रसार तथा अभिवृद्धि करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन पर्यंत जिन सिद्धांतों के लिए कार्य किया, उन्हीं के आदर्शों का प्रतीक है ये विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने को साकार करते 26 फरवरी 2019 को विधानसभा में विधि विश्वविद्यालय के अधिनियम को पारित किया गया। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के हस्ताक्षर से उसका प्रकाशन हुआ और अस्तित्व में आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर देव स्वरूप ने 2 मार्च 2020 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2020 के मार्च के अंतिम सप्ताह में संपूर्ण देश में कोविड के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया। जीवन मानो थम सा गया और इन्हीं चुनौतियों के बीच 22 अप्रैल 2021 को कोविड काल में ही विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड पर वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें विश्वविद्यालय की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी तक विद्यार्थियों की सीधी पहुंच संभव हो सकी। 14 मई 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय की क्षमताओं व भावी संभावनाओं पर अपनी मोहर लगा दी। 12 सितंबर 2020 को विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संविधान दिवस 26 नवंबर 2020 को 1 वर्षीय LLM पाठ्यक्रम का पहला बैच ऑनलाइन प्रारंभ हुआ। इस बैच में 40 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए हैदराबाद स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने कहा, Since we are having this inaugural talk on our Constitution Day, I think we need to understand why we need a Constitution. If you don't have a Constitution, what is going to happen? So I would like to answer this question by saying that man since antiquity has pondered the problem of how to reconcile the need for order and authority in the society with the desire of individual liberty. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने कहा, Dr. Ambedkar had to work quite a lot to share with the majority party, that is the Congress and the opponent view, and intervene intellectually and arrive at a decision which is acceptable to both. And it is here that we find on many issues where there were differences of opinion, Dr. Ambedkar intervened and helped them to arrive at decision drawing, scholarship and knowledge from various constitutions in the world. So that is his approach and contribution. 27 जनवरी 2021 को विश्वविद्यालय की वित्त समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लोगों का अनावरण 26 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। यह प्रतिष्ठित लोगों
संस्थान की अद्वितीय दृष्टि, विशिष्टता व उद्देश्य को दर्शाता है। 3 मार्च 2021 को विधि विश्वविद्यालय को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने सदस्य मंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत बड़ी भूमिका की एक समाज सुधारक और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संबंध में अपना एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की, कड़ी मेहनत और विद्यार्थियों की सतत सीखने की चाह अम्बेडकर और सामाजिक समानता और न्याय के प्रतीक ये विश्वविद्यालयों के नाम था। इस सब का मिश्रण करके एक बिल्डिंग बनाना नहीं। विश्वविद्यालय बनता है नियमों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के बेहतर स्थापन से। विश्वविद्यालय की इस उनको नजर रखते हुए पूरे महत्व होता है। देश नक्शे में प्रदान करे अपने गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ अपने शैक्षिक स्तर पर निरंतर वृद्धि करके चलने के प्रयास करेगा। विधि में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए अब बहुत सारे विकल्प हैं। इसलिए जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का सपना हम लोग देख चुके हैं, वाइस चांसलर बनेगी। ठीक है, माननीय गवर्नर साहब के हौसला हम सबका है जो उन्हीं से ड्राइव हो रहा है। ये विश्वविद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार जिसका मुख्य उद्देश्य विधि शिक्षा की गुणवत्ता पर मंथन करने का था, इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी ने प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जी को क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन पर विस्तार से सुना और उनके विचारों से हमारी सोच को भी नए आयामों को तय करने की जिम्मेदारी मिली। सर्वे कर्म वशावयम अर्थात सब कर्म के ही अधीन है। प्रबल कर्म सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत बहुत प्रबल है। ऐसे ही कर्म के सिद्धांत को चरितार्थ करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर देव स्वरूप, जिनके अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय आज नए सोपान तय कर रहा है। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बताया था कि इस विश्वविद्यालय को बनाना उनका एक सपना था और डॉक्टर देव स्वरूप जी यहाँ कोई नौकरी नहीं बल्कि सेवा कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी की। हम सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इनकी गवाह हैं। जिस तरह से विश्वविद्यालय ने सीमित समय और संसाधनों में निरंतर उन्नति के नए आयाम तय किए हैं, वह इनकी मेहनत, लगन, ईमानदारी का प्रतीक है। ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेकर चले, नियम कायदे कानूनों में रहकर काम करे, इनका कोई सानी नहीं। इन्हें हमारे बीच दोबारा लाने का श्रेय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाता है। जब ये राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति थे, यहाँ बैठे मेरे कई साथी उनके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने 2013 की वो भर्तियां की और छात्रों से जैसा आपका सीधा संवाद होता था वो वाकई स्मरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस विश्वास पर कि यह आपके सपने को साकार करेंगे, इसके लिए हम सभी की ओर से आपको धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर देव स्वरूप कुलपति महोदय की इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के प्रमुख बिंदुओं को हमारे बीच प्रस्तुत करें। परम आदरणीय सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, मेरे साथी कुल सचिव अयूब खान साहब, यहाँ उपस्थित हमारे उच्च शिक्षा सचिव देथा साहब, आयुक्त कॉलेज कमिश्नरेट सुचित त्यागी जी, राजीव जैन साहब कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, इतने और हमारे प्रतिष्ठित साथी और सबसे ऊपर पूरे प्रदेश के 82 लॉ कॉलेजों से आए हुए सभी प्रबंधक, प्रधानाचार्य, प्रतिनिधि शिक्षक, प्रतिनिधि छात्र तथा अन्य शिक्षाविद, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा भावुक व्यक्ति हूं और इसीलिए
मुख्यमंत्री जी के लिए कोई शब्द नहीं। आज का जो दिन है वो बाबा साहब की जयंती का दिन। बाबा साहब की तस्वीर जिस पर मुख्यमंत्री जी ने अभी माल्यार्पण किया है वो केवल तस्वीर नहीं है, असंख्य लोगों की धड़कन, असंख्य लोगों की सांसें हैं, आवाज है। और उस प्रक्रिया को जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, इस तरह के आयोजनों के माध्यम से सुबह से निरंतर मुख्यमंत्री जी इतने प्रोग्राम में बिजी थे। हमारा सुबह का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी के सजेशन पर मैंने सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायाधीश माननीय भूषण गवई साहब हमारे मुख्य अतिथि थे, उनसे आग्रह किया। उन्होंने अपना उद्घाटन दिया और सर इस हॉल में 600 लोग कम से कम सुबह से थे और इस उम्मीद से थे कि ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो। बड़े बड़े शिक्षाविदों को हम सुने, फैजान मुस्तफा साहब ने आपके आने से 5 मिनट पहले तक यहाँ जो भाषण दिया है, जरा उनके लिए उनकी एब्सेंस में तालियां बजाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर इस विश्वविद्यालय के इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मैंने पहले कहा था कि विश्वविद्यालय केवल संसाधनों से नहीं बनते, हौसले से बनते हैं, लेकिन संसाधन भी जरूरी। और ये मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं हमारे जिन्होंने हमें संसाधन भी दिए, हौसला भी दिया है। उनकी इस तरह के आयोजन हो सकते हैं, लेकिन ये आयोजन अद्भुत उन्होंने कहा इसलिए है कि पहली बार पूरे प्रदेश के 82 लॉ कॉलेजों के प्राचार्य, प्रबंधक, शिक्षक, छात्र और यहाँ के सभी जो शिक्षाविद थे वो इसका हिस्सा बने हैं सुबह से लेकर अब तक। सर हम सुबह से लेकर अब तक पिन ड्रॉप साइलेंस रही सेशन में हमारे में, और हमारे जो शुरू का सेशन था जिसमें इनॉग्रेट टॉक किया जस्टिस भूषण गवई साहब ने, जो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपके लिए आभार भी व्यक्त करके गए हैं। उस पर कीनोट जो दिया उन्होंने हमारे फैजान मुस्तफा साहब ने दिया। संविधान के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आपके प्रति बेशुमार सम्मान है। और सब जो दूसरा जो टेक्निकल सेशन था वो समर्थता पर था कि जो पॉलिसीज हैं, जो सर आपको पता है कि देश की तीसरा विश्वविद्यालय, आपने कितना बड़ा एक करिश्मा किया है, आने वाले जनरेशन से करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये सपना था, मैं सबसे कहता हूँ कि नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ के, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़कर तो आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे विधि महाविद्यालय हैं, इनमें पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, अगर वो वाकई में अपनी काबिलियत को सिद्ध कर सकें और वाकई में हम ऐसा माहौल दे सकें जिससे कि एक गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा का संचालन हो सके, उसके लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता, उसके लिए इसका स्थापना की गई। तो ये जो आपने स्थापना की, आपने कर दी, हमको जिम्मेदारी दे दी। सर आज की डेट में हमारा उद्देश्य है कि समय पे एप्लीकेशन हो, समय पे एडमिशन हो और समय पर नियमित कक्षाएं लगे, समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट निकले। सर हमने ऑल स्किल इवैल्यूएशन के माध्यम से प्रदेश के 11,500 विधि के छात्रों का कल रात को 12:30 बजे रिजल्ट निकाला। आज जानते नहीं, लेकिन हौसला है और हमारे व्यक्ति लोगों का सहयोग है, हमारे जो सीमित लोग हमारे विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं उनकी कर्मठता है। और कर्मठता का सिंबल विश्वविद्यालय के स्तर पर मैं हूं और राज्य के स्तर पर हमारे बिहार। इसलिए ये जो हौसला बना है, ये जो विश्वास पैदा हुआ है, मैं हर एक छात्र से मैं भी कोटा गया था, मैंने वहां भी यही कहा कि आप लोग वोट लेते हैं कि लीगल एजुकेशन का पार्ट बने, लीगल एजुकेशन का पार्ट बनने के नाते आपको सोशल इंजीनियर्स भी कहा जाता है, लेकिन आपकी वास्तविक रूप से जो रिलेवेंस है वो तभी प्रूव होगी जब आप इस डिग्री के लायक अपने आप को सिद्ध करें। सर आज की डेट में 82 के 82 लॉ कॉलेज का एक टाइम टेबल हमारे पास है कि किस समय कौन टीचर कौन सी क्लास ले रहा है, और हम किसी भी वक्त उनको पूछ सकते हैं। और ये इंश्योर पिछले 3 महीने में कम से कम 30 लॉ कॉलेजेस ने फैकल्टी के अपॉइंटमेंट्स किए हैं, रेगुलर प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट्स किए, क्योंकि हमने कहा कि अगर आप आवश्यकता अनुसार शिक्षकों का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, रेगुलर क्लासेस नहीं करेंगे, तो हम आपको एप्लीकेशन नहीं देंगे। और एप्लीकेशन हम चाहे कोई भी कहीं कभी नहीं कहेंगे, तो कम से कम मुख्यमंत्री जब तक किसी की इस तरह की सिफारिश नहीं करने वाले। आगे बढ़ाइए। टेक्निकल सेशन से उसका कुछ चीजें निकल के आई है
वाले हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो गुणवत्ता है विधि शिक्षा की, देखिए सर पूरे देश में 23 नेशनल लॉ स्कूल है, 1650 महाविद्यालय, हमारे प्रदेश में 82 विधि महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। तो ये जो विधि महाविद्यालय है इनका जो फोकस है, अब तक तो माफ कीजिएगा सब लोग यहाँ पर बैठे, लेकिन पढ़ाई रेगुलर पढ़ाई के अलावा ज्यादातर चीजों पर दूसरी पढ़ा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इम्पार्टिंग रेगुलर क्वालिटी टीचिंग मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी। बताइए स्टूडेंट्स क्या कहेंगे इस बारे में? राजीव भैया को होना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है, की आज मौजूदगी है, बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर यह आयोजन किया गया। सुबह से यहाँ पर निरंतर ये सेशन चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, लेकिन मैंने सर से आग्रह किया और सर ने कहा कि जो भी हो, जो भी समय मुझे निकलेगा मैं जरूर आऊंगा। वरना आपको पता है सुबह मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से ही इसका उद्घाटन होना था, पूरे शहर के कितने लोग सुबह भी आए थे। लेकिन सर हम लोग आपके आने से बहुत ही अभिभूत हैं। हमारा हौसला है, यहाँ एक एक व्यक्ति कई सौ लोगों की नुमाइंदगी करता है, इससे आप फिलहाल संख्या को बचाइएगा, लोगों की भावना बचाइएगा। इसके साथ आज की जो सेमिनार हुई है उसमें जो बहुत सारे जो विचार आए हैं, बहुत सारे हमारे टेक्निकल सेशंस में भी बहुत विचार आए हैं, उनको हम विश्वविद्यालय के स्तर पर लागू देंगे। मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वालिटी के साथ, विधि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं है। और जिस दिन तक मैं इस विश्वविद्यालय का कुलपति हूं उसमें मेरी उपलब्धता, निरंतरता और मेरी कल्पना में कोई कमी नहीं। धन्यवाद। अतिथियों की श्रेणी में आते हैं श्री राजेंद्र सिंह यादव, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। आपके समक्ष विधि विश्वविद्यालयों की संपन्नता एवं गुणवत्ता सत्र पर यहाँ मौजूद शिक्षकों, विधि विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। आपने जिस सहजता से सबको सुना और विनम्रता और सरलता के साथ उन्हें संतुष्ट किया, उदाहरण के काबिल है श्रीमान। आपने जिस तरह से माटी से जुड़े होने का प्रमाण दिया उससे हम सभी आनंदित हैं। मैं अनुरोध करूंगी मंत्री जी से कि वे अपने विचारों से तैयार करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी प्राइवेट और सरकारी विधि महाविद्यालयों से आए हुए प्रतिनिधि और सभी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, आज का दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती का होना और ऐसे मौके पे वाइस चांसलर साहब ने ये सेमिनार रखा। तो आप यहाँ से जितने विद्यार्थी बैठे हैं मैं कहना चाहूंगा, आपने आज पूरा दिन विधि पे और कानून पे, व्यवस्थाओं पे सुना है। और जो प्राइवेट महाविद्यालय के प्रबंधक या प्रिंसिपल्स यहाँ हैं, मैं कहना चाहूंगा कि समाज का बड़ा दायित्व कानून व्यवस्था में रहता है और उसमें लॉ कॉलेज का जो आप पढ़ा के बाहर भेजोगे उसका बड़ा योगदान। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी 2013 में ये विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय बना और दुर्भाग्य रहा आज हम कहाँ हो कि 10 साल होने को आ रहे हैं। पिछली सरकार ने इसको बंद, यहाँ बच्चे बैठे हैं सभी पढ़ने वाले। आज आप 82 महाविद्यालय आपके एक जगह से कंट्रोल हो रहा है, क्वालिटी की आपको शिक्षा की तरफ ध्यान गया है। दोबारा से इसको सोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा इस विश्वविद्यालय को शुरू कराया। मुझे वो पीड़ा याद है जब ये बंद करने का ऑर्डर हुआ था, मैं विधानसभा में पिछली बार भी अध्यक्ष था और हम लोगों ने कड़ा विरोध इसका दर्ज कराया था।
सब मिलकर इन बच्चों में जो आगे निकलेंगे उसमें जज भी बनेंगे, अच्छी पोस्टों पे भी जाएंगे और एक अच्छे संस्कार देके कानून की पूरी पढ़ाई करा के आप इनको कोशिश करें। वीसी साहब बहुत गहराई से मैं देखता हूं जिस तरीके से 82 कॉलेज को ऑनलाइन जोड़ा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं हम उनको भी इसी तरीके से ऑनलाइन जोड़ के और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाएं। मैं सभी आए हुए यहाँ विधि महाविद्यालयों के प्रबंधक और इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज सब सेमिनार में पधारे और यहाँ से जो सीख लेके जाएं वो पूरे प्रदेश में नाम हो और देश में कानून की जो शिक्षा है उसके लिए मैं कहूंगा कि सब मिलकर ऐसा अभी सुबोध के लॉ कॉलेज के कह रहे थे हमारा अपग्रेड है और मैं चाहूंगा कि आप जैसे और भी यहाँ महाविद्यालय ऐसे बने जिनमें शिक्षा का उच्च एक सर्वोच्च वो हो, हमारा पूरे देश में नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। विकास एवं प्रगति के बजाय जननायक के रूप में बिखरा। विकास एवं प्रगति के बजाय जननायक के रूप में बिखरा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी संवेदनशील सरकार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, गांधीवादी विचारों के समर्थ संवाहक। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभागार में मौजूद सभी का ध्यान इस और चाहूंगी कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाल ही के बजट में आम आदमी के प्रति आप अपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए उन्हें साधुवाद। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर उनको अनुपम सौगात दी तथा उनके डीए में भी बढ़ोतरी कर इस सौगात को स्वर्णिम सौगात बनाकर कर्मचारियों का मनोबल एवं मान बढ़ाया। साथ ही लगभग 1,18,00,000 से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के 50 यूनिट फ्री बिजली देकर आम लोगों के साथ किसान वर्ग के जीवन को राहत प्रदान की। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं, जिनका सपना था भारत में आपसी भाईचारा, आपस में प्रेम हो, बंधुत्व की भावना। इसी संकल्प के साथ राजस्थान सरकार कृतज्ञ है और आपकी अगुवाई में प्रदेश भर में अमन, चैन और खुशहाली है। सामाजिक न्याय और सुरक्षा के सपने को आपने साकार किया है। महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को एक संवेदनशीलता के साथ अनेक योजनाएं लाकर इन्हें संबल प्रदान किया है। हाल ही बजट अभिभाषण में आपने कहा था कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, जिंदगी भर यह वादा किसी से नहीं खुद से किया है। माननीय में प्रदेश के विकास को लेकर आपकी दृष्टि साफ झलक रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रह करें। हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर देवसोर जी, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा हमारे जी नेताजी, कॉलेज आयुक्त श्रीमती सूची त्यागी जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के विधि महाविद्यालयों के प्रबंधक गण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, छात्रगण और तमाम शिक्षक, मुझे बहुत ही पसंद आ रही है कि मैं इस प्रोग्राम में आ सका। मैंने सुझाव दिया था प्रोग्राम का और मैंने कैंसिल कर दिया था। गलती मेरी नहीं, प्रोग्राम जब पहले मुझसे तो मैंने कहा प्रोग्राम करना चाहिए, सेमिनार का किया तो कम्युनिकेट गैप रह गया।
इसलिए हम बैठेंगे। मुझे नहीं मानता कि मैंने तहसील गवाही को सब बुला रखा है। फिर कल अचानक ही दिमाग में आया तो गवाही साहब का मैसेज मेरे पास में टेलीफोन में बात हुई, तो मैंने कहा वो भी प्रोग्राम आ रहे, तो मैंने फिर इनको फोन किया, भाई मैं एक प्रोग्राम आऊंगा। तो सर हमने चेंज नहीं किया था, हमें पता था आप आएंगे जरूर। ये आपका विश्वास है, तो आपको ये विश्वास आपको जयपुर आया हुआ है। ये व्यक्ति जो है व्यक्तित्व, ये पहले वाइस चांसलर थे राजस्थान बहुत दुर्गम है काम किया। सरकार आती जाती है, तो उन्होंने अपना धर्म निभाया और कई चीजों का भला हो गया। बैठे हुए थे, परमानेंट हो पा रहे थे, क्या बीतती आती है परमानेंट अभी हमने जो पूरे पेंट लागू की, पूरे देश में स्वागत हुआ और बिना मांगे। सबसे बड़ी बात है, कोई ज्ञापन नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से कैसी जाएगा व्यक्ति काम करे नौकरी में, और हर वक्त टेंशन रहे, पता नहीं मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, अनसर्टेनिटी। पैसा जमा हो रहा था, वो शेयर मार्केट में आ रहा था, अब शेयर मार्केट ऊपर ही होते रहते हैं। अब यूक्रेन युद्ध हो गया, उसको पता नहीं क्या होता है। तो ये क्यों भुगते हुए व्यक्ति जो सेवा कर रहा प्रदेशवासियों, हम कहते गुड गवर्नेंस देंगे, तो गुड गवर्नेंस पर पहले उनको तो सवाल जो आपके परिवार के लोग हैं, सबको आश्चर्य होगा, सबको आश्चर्य होगा मुझे और जो मेरे अखिल अरोड़ा सेक्रेटरी उसको, या एक आदमी और इन्वॉल्व होगा पूरे प्रोसेस को, और किसी को नहीं मालूम था। सबका आश्चर्य होगा ये क्या हो गया, और इतना स्वागत हुआ कि पता नहीं बजट के बाद में क्या स्वागत होने ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं। अपनी 40-50 के लिए और बन चुकी है, कोई क्या 1000 लोगों को 500 लोग लेके आऊँ, कोई ये करूँ, और मैंने 5-7 दिन में उनको मना करना है। तो कहने का मतलब कि ये तमाम बातें मैं इनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मतलब अच्छा काम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। पहली बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है जिसका फिर राजधानी कह रहे थे बंद कर देगा, आपको मालूम है, जिन्होंने विरोध किया असेंबली के अंदर अलग बात है। और मैंने देखा है कि राजस्थान के लोग बड़े भले लोग होते हैं, वो ज्यादा विरोध नहीं करते। अब दो विश्वविद्यालय थे, हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर की लॉ यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के इतिहास जो मैंने सुना, और शायद हो सकता है इनके थ्रू ही आई होगी बात, कि यूनिवर्सिटी चालू होने के बाद उनकी बंद होती नहीं आज तक। यूनिवर्सिटी का एक्ट बन गया, वो यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है, ये मैं सुनता था। हिंदुस्तान बात है कुछ जानता है, यूनिवर्सिटी के अंदर तो मुझे कहा गया और तो यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। जितना विरोध होना चाहिए था पत्रकार द्वारा भी, क्योंकि आज का जमाना पत्रकारिता वो नहीं जो पहले थी, खाली प्रिंट वाली, आज विजुअल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, सोशल मीडिया भी, सब तरह के कोर्स चलते हैं। और इतना शानदार यूनिवर्सिटी मैंने चला के खोली थी बिना मांग किए उसके भी, और उसके बाद में उनको बंद कर दी गई और कोई तरह का विरोध नहीं। एक मौन जुलूस भी नहीं, मौन जुलूस पर ताकत होती है, वो भी नहीं। और ये डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हुआ बंद हो गई, आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। आप लोग तो दबे हुए रहते हैं, क्योंकि सरकार पता नहीं क्या रूप देगी, इसलिए सरकार आ गई है और प्राइवेट बनने के बाद हिम्मत नहीं कर सकते। और एडवोकेट्स थे, उनको आगे आना चाहिए था एडवोकेट्स को, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, आने वाली पीढ़ियों पढ़ती है। और आज आपने विषय रखा क्वालिटी का, अच्छा विषय रखा आपने कि क्या मतलब विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेज और क्वालिटी क्या, जिसकी आप सबसे बड़ी आवश्यकता है देश को। आज मैंने सुबह का एक बाइट देते हुए मैंने कहा हम लोग, मैं टुकड़ों में बात करूंगा, कोई बात नहीं देख रहा हूँ,
ठीक है ना? तो मैंने भाई जी यार इसके पहले टुकड़ों बात करने की बाबा कह दूं, इनके अमल में एहसान है। आप आश्चर्य होगा इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनने को तैयार नहीं हो रहा। आप कल्पना कर लीजिए, सरकारी यूनिवर्सिटी जिसको मुझे मना कर रहा था, इस व्यक्ति को मैंने बुलाया टेलीफोन करके, और इन्होंने सामान्य स्थिति में संभव नहीं है कोरोना में। मैं तो इसे ज्यादा मानता हूँ। एक व्यक्ति को बुलाना और वो आना स्वीकार किया, एक अपना शहर छोड़ के कोई आना नहीं चाहता, और दिल्ली बड़ा आना चाहते कि नहीं बेचेंगे, इन्होंने आना स्वीकार किया, इसलिए मैंने कहा इनका एहसान है। और काम नहीं कर रहे, आज सबको आज परिवार में इकट्ठा कर दिया, प्राइवेट को और गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, और ये बता नहीं देंगे ऐसा कोई देश के अंदर शायद इसका अपने को घुमा नहीं सेमिनार के आज मेरी बाइट की सुबह हम जो शपथ लेते हैं एमएलए एमपी या मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वो संविधान के अंतर्गत देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम कहते हैं उन्होंने बनाया, जाते नंबर 6 में ये सब कहते हैं उनके बारे में, और क्या उनका खुद का परिवार था, क्या इत्यादि, वो सब व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या जानते हम लोग, उसके ऊपर तो जितना कहीं तक हमने मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संविधान बन गया जिसका पूरे दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है हमारे संविधान का, और उसी शपथ लेके हम लोग विधायक बनते, शपथ लेने के बाद ही विधायक होते, मेंबर पार्लियामेंट बनते, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, और उस शपथ को लेके मैंने एग्जाम्पल दिया मेरे दूसरे प्रोग्राम में कि जैसे गंगा जल के सबको लेते गए, तो हमारे यहाँ रिवाज में गंगा जल शपथ दे दी मैंने, या पता नहीं क्या क्या शपथ देते देखे लोग, ज्यादा मेरा इसमें विश्वास नहीं रहता। तो वो शपथ होती है तो वो भी शपथ होती है, देखो मैंने शपथ ली हुई है, और शपथ लेने के बाद वो तोड़ता है तो कितना बुरा लगता है। आप शपथ लेते हो संविधान के अंतर्गत, और शपथ को तोड़ रहे हैं देश के अंदर, आप संविधान की ध्वजा उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं, लोकतंत्र संकट में आ गया है, जिसका चल रहा देश, कोई लीचिंग हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, क्या हो रहा है? आप कैरोली के अंदर मानने घटना हुई और उन्हें कार्रवाई कर दी, तो विपक्ष ने कहा, राजस्थान में विपक्ष में नहीं, आपने निर्दोष लोगों को फंसा दिया था, हो सकता है जब पुलिस कार्रवाई करती निर्दोष कर जाती, वो खुद ही कहते, उनको पूछो, यही बात लागू होती मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में, वहां भी जब कोई दंगा हुआ, आपके पास दंगे हो गए, हमने तो क्रोनिंग करके सबक लेके 2 दिन मैंने तमाम रात के एसपी से बात की 10 घंटे तक, और हमने उनको हिदायत दी कि कोई रामनवमी आदि कोई घटना नहीं होनी चाहिए, और लोगों ने फूल बरसाए विभिन्न जातियों के धर्मों के लोगों ने, और शानदार रामनवमी निकल गई। अब मुझे बताइए कि अगर मान लो जो निर्दोष लोग पकड़े गए 5 साल बाद तो निर्दोष लोग वहीं पकड़े गए होंगे, 2-3 जो बुलडोजर जाते हैं उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर। कल हो रहे थे एनडीटीवी के अंदर जो लोग जिनके घर उजड़ रहे थे, महिला कह रही मेरा क्या कसूर है, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बेटे के नाम आ गया। अब वो सही है गलत है वो तो फैसला जुडिशरी करेगी, पुलिस एक बार कार्रवाई कर लेती है, एक बार तफ्तीश होने के बाद छोड़ भी देती है। अगर रास्ता में जो हमारे विपक्ष वाले खेल रहे थे जितने बातें कि आपने गलत लोगों को कर लिया, वो कल आंदोलन किया और जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर से जरा नहीं है कि रास्ता में जो माहौल जो बन गया है तो पता नहीं क्या होगा। तो पिछले चुनाव मोड़ में आ गए, केंद्र सरकार रास्ता में मोड़ में आई गई, उसी के अंतर्गत कल वहां पर हमारे उनके राष्ट्रपति के बाद मैं तो कहना चाहता हूं आपको कि भाई ये पूछो उनको कि तुम वहां तो बूढ़े ला रहे हो, यहाँ हमें पकड़ो निर्दोष है मानो, तो क्या यहाँ ये सरकार बूढ़े लाती और जो आपके निर्दोष लोग पकड़े हुए हैं क्या बीते उनको करो? ये अधिकार ना मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री को बुलडोजर चलाता हो। आप चुनाव जीत गए यूपी में, बुलडोजर के नाम भी जीत गए, आपको घमंड आ गया। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर इंदिरा गांधी जैसी नेता थी जिसने परमाणु विस्फोट किया 74 के अंदर, पोखरण के अंदर, दुनिया में क्या मर गया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दी, क्या क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, परमाणु बना दिया, कोई बहुत कम बात नहीं थी। मैं तो सदानी शिविर में गया हूँ, वहां पर बॉर्डर पर बांग्लादेश की जब युद्ध चल रहा था तो मुझे मालूम बचपन के अंदर क्या माहौल था देश के अंदर। इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इंदिरा के रूप में पार्लियामेंट के अंदर, वो चुनाव खुद हार गई, खुद चुनाव हार गई। आप बताइए, और फिर वहां पर आंधी चली तो वो भी आगे हम लोग सब एमपी बन गए। तब से हम बराबर लगातार काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये अधिकार किसी को नहीं है। हम शपथ ले रहे हैं लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता की तो दरिया हो गई। आज संविधान बना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया होगा, तो उसमें इस देश का जो नक्शा है अनेकता एकता वाला, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ग और अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, तो मैंने क्या लिखा समझ नहीं आता। उस मुल्क को एक वक्त रखना कोई मामूली बात है। इंदिरा गांधी जहाँ की बाजी लगा दी मैंने खालिस्तान ने मैंने दिया। लोग भूल जाते हैं ऐसी नहीं थी, निष्ठाबूत कर दिया। आकर के लोग मानूंगा क्या हालात है पंजाब के, कितने लोग रोज मरते थे वहां, वो निष्ठाबूत कर दिया, उनको बम उड़ा दिया गया। यदि मुख्यमंत्री, यदि प्राइम मिनिस्टर हत्या हो गई, राजीव गांधी हत्या हो गई, पर देश एक वक्त रहा। तो सबसे ज्यादा जोर से आज भी जुडिशरी मजबूत रही। जो आज स्थितियां हैं देश में, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या विधायिका हो, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि अगर जुडिशरी मजबूत रहेगी, अच्छी अधिवक्ता बनेगी, कॉलेज के अंदर अच्छी समझ वाले बनेंगे। देखिए पास होना बहुत आसान काम है, मैंने भी लॉ किए बिना पढ़े हुए। हो सकते हो लॉ की पढ़ाई कितनी आसान है, लॉ की पढ़ाई कितनी आसान है। बिना पढ़े हुए लॉ करने का मैंने कहा मैंने रेगुलर क्लासेज नहीं जाना, पढ़ लेना कभी कभी और काम चल गया। तो ये स्थिति उस वक्त थी 50 रुपए थी। तो आपके ऊपर सब्जेक्ट लगा गया, बहुत शानदार रखा गया है क्वालिटी, क्वालिटी जिसकी आज जरूरत देश अच्छे अधिवक्ता बने, अच्छे जुडिशरी में आए। कोई सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट वकील की बात, जजेस की बात नहीं है। लोअर कोर्ट के जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो भी अच्छे विद्वान हो, समझदार हो। मुझे मालूम है कई बार फैसले देते हैं, हो सकता है जैसे मैंने पढ़े की होगी, उन्होंने पढ़े की होगी। आप बताओ इस पर क्या नहीं पढ़े, क्या जज बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, कर जाए, हाईकोर्ट जज बन जाए। कई बार सीनियरिटी में आ जाते हैं, कई बार पिकअप कर लेते हैं, जो बनते वकीलों में बनते हैं। ऐसे हालात में अगर मान लीजिए, और मजिस्ट्रेट अच्छे भी होते हैं, अच्छा फैसला देते हैं, किसी की सिफारिश नहीं मांगते, मुझे अच्छा लगता है कोई जज किसी की सिफारिश नहीं मांगता। मेरी जिंदगी में पहले बहुत कुछ निर्भर करता था मुख्यमंत्री पर, जब मैं पार्लियामेंट में था 80 के अंदर, और इंदिरा गांधी का मैं चीफ मिनिस्टर बन गया था। इंदिरा जी बाद में राजीव जी का मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, और उस वक्त में मुख्यमंत्रियों के हाथ में काफी कुछ प्रोसेस हुई वगैरह होता था जल्दी बनने का। वो जमाने से मैंने देखा भाई हमने भी मानो की देखा भाई अच्छे वकील आ गए और बन भी गए होंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में कभी सिफारिश नहीं करी किसी जज को, और मेरे खिलाफ आरपीएससी संस्थान है, जुडिशरी है। अगर आप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो और आप सिफारिश करते हो
मैं 80 में जब MP बन के गया पहली बार, तो मेरे पास कई बच्चे आए साहब कि मेरा इंटरव्यू है आज भी। तो मैंने कहा भाई मैं तो सुबह करता हूँ, उदार लोग चले गए जहाँ लोग, मैं नया बना ही था, जिसमें ट्रांसफर कुछ भी नहीं पड़ा। तो उस सत्संगार मुझसे भी नया, तो 28 साल के लगे बनाया MP, और ये लोग मना कर रहा है ट्रांसफर कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, ये क्या करेगा। चल धीरे आराम होने पड़े, 40 साल से ट्रांसफर कुछ होगा, कम तंग किया, नुकसान ही ठीक है। उसी प्रकार मैंने कहा आपके जीवन में मैं नहीं करता ट्रांसफर, मैंने सुबह नहीं पढ़ता। और मैं कुछ समझ में 28 साल नहीं था, तो मैं कहते देखो बात सुनो, तुम सुबह करा मुझसे कोई विधवा औरत बेचारी बच्चे को पढ़ा रही, बच्चे को मेहनत करके पेट काट के, और जब बारिश की आ रही है तो सुबह क्या आ रहा है, मैं ही खिला, तो सब खिला बन रहे थे। तो मैंने एक नया तरह के ढूंढा, चुप रहो, चुप रहो। नुकसान हो रहा था बच्चे को, जो मेरे पास आता नुकसान हो रहा था, वो कह आपने मना कर दिया, फला नेता जो है, मेरा दोस्त जो है, वो फला नेता का रिलेटिव है या फिर हमारे जाति का है, वो तो उन्हीं सवाल कर रहा, आप लोग मना कर रहे हैं, तो वो क्या डिमोनेट हो जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो बेचारा वो फेल हुआ। तो मैंने कहा चुप रहो, वाला प्रोटेस्ट करो, चुप रहो, उसको को भी ठीक है, तो मैं करो, देखते क्या होता है। तो आप झूठ भी नहीं बोले। क्योंकि मैं गांधी जी का सब्जेक्ट प्रयोग पढ़ रखा था, मैं कुछ तो गांधीवादी बनो है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम बातें जो है ये जिंदगी के अनुभव ले आई है, और ये आज देश में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट में बीजेपी, ये हमारी दुश्मनी है नहीं किसी, ये लड़े विचारधारा की लड़ाई। इनमें बड़ौदा के अंदर राहुल गांधी को कहा, ऐसी मीटिंग हो रही थी इंस्ट्रक्शन, इन्होंने बीजेपी और RSS बर्बाद करके देश को खत्म करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने वापस कहा देखो ये आप गलत कह रहे हो, RSS और बीजेपी अपनी विचारधारा है, हमें उनको खत्म करने की बात नहीं करनी, वो अपनी जगह रहेंगे, हम अपनी जगह रहेंगे। ये लड़ाई विचारधारा की, जनता फैसला करे भाई हमें डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म क्या करना है, देश की दिशा में जाएगा, उसका नहीं बात है। आज दुश्मनी हमारी उनसे भी नहीं है। और अगर मान लीजिए वो जिस रूप में जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, इनकम टैक्स, CBI, ED, एक ऐसी बला पैदा हुई देश के अंदर कि CBI को कहना पड़ता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। CBI की क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी जमाने के अंदर, और मैंने खुद धरना दिया दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में कि रात को 2 बजे पुलिस के ऊपर CBI कई बार अटैक करती है, CBI वाले अरेस्ट करते, पुलिस वालों को भी छापा डाल देते हैं। पर दिल्ली में घटना आपने पढ़ी हुई उन दिनों के अंदर, ये घटना ऐसी हुई कि रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने CBI के हेडक्वार्टर में छापा डाल दिया, ऑफिस सील कर दिया। पुलिस क्या करे, ये भी देख लो, मैदान बन गई पूरी, उस क्रेडिबिलिटी क्या रही। सुप्रीम कोर्ट पीछे में आ गया, और मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वो मिसेज वर्मा जो भी थे डायरेक्टर को रिलीफ दी, सब कुछ किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की चली। और वो कल परसों में देखा कि वो अपनी पेंशन के लिए भीख मांगने फिर रहे हैं, स्थिति है। कल परसों मैंने पढ़ा वर्मा को अपना नाम कि उनका सब रोक दिया गया उनको गवर्नमेंट ने, तो वो फिर रहे कोई मेरे को नो NOC दो, ये करो वो करो, उसमें लगे हुए। तो ये डेमोक्रेसी में ये सब बातें ठीक नहीं। डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अच्छी क्वालिटी की झूठ से आज भी, और हमने छूट दे रखी। ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये कॉलेजेस 22 साल पहले मैं मुख्यमंत्री था, तब पहले हमें प्राइवेट डेवलप हुई थी कॉलेज बनना, मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, कोई कॉलेज प्राइवेट नहीं बन सकती थी, मेडिकल लॉ भी नहीं बन सकती थी। मैं जब CM बना, उसके पहले मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मुझे इसलिए भेजना पड़ा पुणे कि मैं 22 साल से मैं MP रहा,
टेक्निकली कहने का आप तो दिल्ली में बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, पुनः भेजना पड़ेगा। वहां पर सिम्बोर चीज और वो भी आप भारतीय विद्या बना तो क्या क्या है, तो मैंने देखा भी तो गलत तरीका है। सिर्फ से तो खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, चेन्नई में भयंकर कॉलेज खुली हुई है प्राइवेट सेक्टर में, राजस्थान में क्यों नहीं खुली हुई, हमें भी अलाउ करना चाहिए। तब से हमने अलाउ करना शुरू किया। अब आती क्वालिटी की बात आती है, दो बातें, या तो आप बोलो मत, अगर आप मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए 100 साल खुल गई राजस्थान में, और बंद हो गई वापस। आपकी कॉलेज भी मेरे ख्याल में बहुत खुल गई है, कुछ बंद भी हुई हो, कुछ पता नहीं, अंदाज नहीं, क्योंकि चल नहीं पाती है, तो फैकल्टी अच्छी मिलती नहीं है, आपकी मजबूरी होती है, आगे फैकल्टी कहाँ करता हूँ, तो मजबूरी आपकी हो सकती है, पर एक प्रकार से सभी कोई करती है, जो कि मतलब एक प्रकार से पर्सनल बन जाता है, ये कॉलेज अच्छी है, तो उस तरफ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आपके कॉलेज नाम होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा इस फील्ड के अंदर, मैं समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा आपने, और मुझे ज्यादा आप लोग बारे में जानते हो। मुझे घर इतना ही कहना कि कॉलेज हमने अलाउ करी, उससे मेडिकल कॉलेज बहुत आ गई, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा आ गई, और चाहे आपके लॉ कॉलेज हो या दूसरी हो, उस वक्त भी मैंने बनाई थी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट की, उस वक्त भी मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बाद में सेकेंड टर्म में बना सीएम, जो लॉ के अंदर तब बनाया लॉ इंस्टीट्यूट, जो बंद कर दी गई वापस में भी आया 19 के अंदर, तो मैंने वापस शुरू की दोनों इसको भी और जेबीसी के नाम की को भी, और उसी का में बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी मंत्री जो छुट्टी आते हैं तो अपने बैठे नहीं सकते। तो मुझे खाली गुपसुप करो की कम है बात। अब आप बताइए क्या बोलूं, क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज वो जैसा होते हैं तो बोलने का मजा आता है। अभी जो तुम्हें हाईकोर्ट में उद्घाटन हुआ था, तो आप मेरे कोई होगा, मुझे पता नहीं, कोई थे क्या आप थे, मैंने वहां राष्ट्रपति महोदय बैठे हुए थे, सीजाई बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस मिले, 2-4 और सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे थे, मिश्रा जी सहित, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस थे हमारे, और हाईकोर्ट सब जजेस थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, वो रविशंकर प्रसाद थे, सबकी मौजूदगी में जो बातें मैंने कही है, अच्छा रहेगा कि आप उनको जानकारी प्राप्त करें। मेरे कोई यूट्यूब में मिल गया आपको, तो आप मेरा उसको सुने। सुना था सर, जो मुझे कहना था दिल की बात, मैंने सबके सामने सबके सामने कही, आज मैं लड़की रिपीट नहीं करना चाहता। बहुत कुछ कह दिया, इसकी जरूरत थी यार, इतना भारी जुल्म हो रहा है, मैंने को सोच ही लगता है काला धन लेके आएंगे, पता नहीं क्या कह दिया क्या 14 के अंदर, अब काला धन लाने कोई बात ही करता है, बल्कि उस वक्त में कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में, वो कमेटी बताया वो, ये देश अजीब है। ये आपने वो जो अन्ना हजारे बैठ गया, जाना था कि बाबा रामदेव आ गए, लोकपाल और लोकपाल आज पूछ नहीं रहा है, इतने बड़े देशवासी मिले नहीं, उनको जहाँ मोड़ो मोड़ जाते हैं, अरे मोड़े वो हिंदुत्व मोड़े हुए, आप बेटा हिंदू नहीं है, बताओ। गांधी जी ने कहा था अपने घर में मैं हिंदू हूँ, हम सबको घर में हम हिंदू है, हर धर्म सिखाना भी आप अपने धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो, तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो देश चल रहा है, ये जो इनका अप्रोच है वो अच्छा नहीं है, और बहुत ही चिंता वाली बात है। देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये मेरे ख्याल रविश कुमार का सुनते होंगे, लोग बैठे लोग सुनते हैं, काफी कोशिश करता हूँ
बहुत बढ़िया। और अगर आप आर्टिकल देखते होंगे, आर्टिकल लिखते आ रहे हैं आजकल तो वायर और क्या कहते हैं प्रिंट वायर और बाकी भी अखबारों में अच्छे आर्टिकल आते हैं और कई तो लिखते लिखते थके बेचारे वो भी थक गए। इन्होंने बात करें आप कब तक लिखते जाएंगे तो कोई परवाह करने वाला भी नहीं है। कांग्रेस के राज में क्या होता था, लोग क्या कहेंगे, जो अपन बहुत जल्दी भाषण करते हैं यार अपने परिवार में मौला वाले क्या कहेंगे, ध्यान रखो लोग क्या कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गई देश के अंदर, हमारे रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, हमारे लॉ मिनिस्टर के इस्तीफा हो गए, हमारे गृह मंत्री के इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे। और इनको लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं, मोदी जी अकेले सब कुछ। मोदी जी का जो और बना हुआ है देश के अंदर, अब हिंदुत्व का तड़का लगा हुआ है। मोदी जी का और तड़का हिंदुत्व का और लगा ऊपर से आप देख लीजिए। अब आप मीडिया वाले खड़े हैं, ये मैं जो कई बार कहता हूँ ये सब खड़े ही है खाली मेरे सोए सामने। आता नहीं है जितना दवाई के मालिक मेरे मित्र लोग हैं, कोई सीबीआई लड़ता है, कोई ईडी से लड़ता है, कोई डरता है। ये क्या करें, ये अपनी मेहनत करते हैं। लोकल चैनल में आ रहा होगा भी, वो चल रहा होगा भी, वो क्या कहते हैं लाइव चल रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे सीएम क्या बोला खड़ा घर तो लोग चलते रहते हैं। एक दो मीडिया में क्या चला रहा होगा, आप नहीं चल रहा, आप नहीं चला, मेरा खुद ही चल रहा होगा, तो सब चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि स्थिति बड़ी अच्छी बन गई है। तो आज मेरा मूड नहीं कि मैं उनको अटैक करूँ, आप लोग तो बुद्धिजीवी हो, शौकी लोग हो, अब आप क्या मैं उनको बताऊँ, मैं बड़ी चिंतित स्थिति में हूं अभी। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, इतना चिंतित हूं मैं, इतना चिंतित हूं, पता नहीं सरकार रिपीट हो रही है। रिपीट की बात वो तो देखो जनता महिला रिपीट हो गए क्या होंगे। पर एक बार मैं कह सकता हूं कि अभी जो हालात है ना, इसमें स्थिति वास्तव में अगर आप पढ़ते होंगे अखबार आर्टिकल वगैरह या टीवी में, अब उनको महसूस होता होगा भाई ये क्या हो रहा है। और सारा बोल चुके कल एक आर्टिकल पढ़ा था कि इन कॉर्पोरेट हाउसेज में क्या हो गया। मतलब लेखक उम्मीद कर रहा है कॉर्पोरेट हाउसेज की बीमारी बड़ी बड़ी, क्योंकि उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। आज जो पैसा जो कमाया है पिछले 7 सालों में कॉर्पोरेट हाउसेज ने, वो सबके मुंह बंद है देश के अंदर। तो क्या मतलब आपकी जो बीमारी भी है, एनजीओ की बीमारी होती है, लेखकों की है, पत्रकारों की है, सबकी बीमारी होती है। तो वो आज सब कंफ्यूज है। उद्योगपति इसी नहीं बोल पाता है हमारे वही ईडी और वही इनकम टैक्स। नहीं साहब, अडानी 8वें नंबर पे आ गया, क्यों बोलेंगे साहब? अडानी 8वें नंबर पे आ गया वर्ल्ड में, अडानी 8वें नंबर पे आ गया। आप इतने ज्ञान अगर सब देश को हो जाए तो आदि दोगुना हो जाए। यदि आप इतना ध्यान रखें 8 नंबर 7 नंबर अच्छी बात है। राहुल गांधी अकेला बोल रहा है आपका नाम खत्म हो सकता है। बहुत हाथ खराब है, बहुत हाथ खराब है। आप लोगों में अपील करना चाहूंगा, प्लीज आप अपनी संस्थाओं में सच्चाई पे चलाओ, सच्चाई पे चलाओ, सच्चाई में सिखाओ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता दुनिया मना रही है गांधी जी के 2 अक्टूबर गांधी जयंती अहिंसा दिवस। बस कुटुंबों की बात करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो हमारे
सदियों चले आ रही परंपराएं हैं। पूरा विश्व जो कुटुंब है हमारे एक कुटुंब में, और साथ में जय जगत बिना भागने का था, जय पूरी जगत की जय हो। वो मुल्क के अंदर नागरिकों को मैं समझता हूँ कि जो हालात है उसमें समझने वाली बात है। बाद में पश्चाताप करने कुछ नहीं होगा। और नई पीढ़ी में ऊपर कैसी जिम्मेवारी है, कल का देश का भविष्य उनके ऊपर निर्भर करेगा। उनको मतलब नहीं, गांधी से मतलब नहीं, पंडित नेहरू से मतलब नहीं, सरदार पटेल से मतलब नहीं, मौलाना आजाद से मतलब नहीं। नई पीढ़ी आजकल ये मोबाइल फोन है, 5 दोस्त बैठे आपस के अंदर, मैं गपशप करता रहूं लोग बैठे हुए दोस्त 3-4 घंटे बैठे हुए हैं, अपन बात नहीं करें, मोबाइल से बात करें। अलग स्थिति है, अलग स्थिति है। इसलिए उस स्थितियों में आप देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इतना खतरनाक खेल हो रहा देश के अंदर, पेगासस। ये आपके यूडीसी में पता नहीं, आज वो जलसा होने में पूछता भाई आपकी रजिस्ट्री सब कुछ करती है कि सीआई कुछ करते हैं? तो मतलब कौन तय करता है कि पैरिटी कौन सी कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है इतना खतरनाक हो गया है कि एक तरफ इंडस्ट्रीज के दबाव में कर दे रहे 98%, तो फिर इक्वल लेवल फील्ड कैसे होगा, बराबर का फील्ड कैसे होगा लड़े लड़ने के? बताइए ना। राजनीतिक पार्टी का तो चल रहा ही नहीं रहा है। और अभी सीबीआई ने कहा कि 5-6 दिन पहले कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, पार्टी सुनवाई करेंगे। तो आगे अखबार की बहुत ही खुशखबरी है। तो जबकि ये सुनवाई उस वक्त होनी चाहिए थी शुरू से ही। ऐसे जो मुद्दे हैं देश के सामने, पर वो पता नहीं क्यों सीए वाला मुद्दा था, पेगासस का मुद्दा अलग था। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि अब गोगोई साहब के बारे में मैंने कहा आपको सुना तो उस दिन मैंने कहा था मुझे जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीधे बनने के पहले उन्होंने 4 दिन मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है। बहुत बड़ी बात, 4 सुप्रीम कोर्ट जज एक साथ बोलेंगे तो पूरा देश देखेगा क्या हो गया भाई, क्या मतलब खतरा? इसका मतलब ये तो जजेज है, कुछ ऐसी बात है। उनमें जो एक सीधे बन जाता हूँ मैं 4 में से मिस्टर गोगोई, तो गोगोई का रूप बदल जाता पूरा। तो मैंने पूछा जोधपुर वाली मीटिंग में सीबीआई साहब को और राष्ट्रपति महोदय के सामने, भाई गोगोई साहब पहले ठीक थे, अब ठीक है? बाद में गोगोई रिटायर हो गए, राष्ट्रपति बन गई। ये सीबीआई की पोस्ट अपना व्यक्ति बड़ी रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है, उससे हटने बाद में आप राज्यसभा मेंबर बन जाओ या गवर्नर बन जाओ या कोई कमीशन, मैं समझता हूँ ये सब हालात ऐसे ही है देश के अंदर। अभी मैं तो जो दिन में सोचता था तो फिर फेरा मुस्तफा में सुनता रहता हूँ, कई बार रविश कुमार बुलाते रहता हूँ। तो आज चूक के लेट आए थे, वो चले गए होंगे। तो आज भैया जी बड़े बड़े बैठे हैं, कुछ लोग चले गए होंगे, पता पड़ेगा प्राइवेट है। तो मैं आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पता नहीं कल अखबार वाले जाके छापेंगे मेरे बारे में, बात करें पत्रिका या जो भी अखबार है उनके ऊपर वो क्या कहते लगाए। सबसे प्लीजेंट भाषण रहा, सबसे प्लीजेंट भाषण रहा सर। उस मोड में पहली बार आज ऐसा सुनने को मिला। डिपेंड करता है ऑडियंस पे, करता है आपको भले ही सर आपको सुनकर बिल्कुल नहीं लगा कि हम मुख्यमंत्री साहब को सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे घर में चर्चा हो रही। देश जिस अंधकार में जा रहा है, जो धन की गंदगी फैल रही है, तो सर वो बहुत जरूरी है कि
नहीं तो आने वाला समय बहुत जहरीला होगा। आपकी राय दें, आपको 24 घंटा चिंता रहती है इसमें क्या हो रहा है, ये हमने देखा आपके चेहरे पर। पर मैंने जो बात कही ना, आप लगते नहीं मुख्यमंत्री को। मैं आपकी भावना समझ, आप अच्छी भावना लगी, मैं पूरी बात कर रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री बना था, तो ये बात आपने आज जो भावना दूसरी जगह गई उसकी मैं स्वागत करता हूँ। उस वक्त वास्तव में उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री लगते ही नहीं, और अभी भी मैं ऐसे नहीं लगता हूँ मुख्यमंत्री के रूप में। क्या कि मैं जाता तो भगवान पसंद है, मैं क्या करूँ, मुझे देखने ऐसी है, लगते ही नहीं कि मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री में मेरे पीछे 2000 बंदूक वाले एक पोलिशन वाले खड़े रहते और वहां भी खड़े रहते, यहाँ खड़े रहते, पीछे खड़े रहते, और आज पीछे आगे देखते हुए क्या मामला है, तब लगता है मुख्यमंत्री आया है। इसलिए आपने जो कहा मैं उसको उस रूप में ले रहा हूँ जिस रूप में आपने कहा, और ये बात सच है। मुझे लोगों ने कहा उस वक्त में गोविंद साहब थे, उन्होंने कहा आप जो है, उन्होंने की मैंने पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे 2-4 बजे मेहमान है। मैंने मेरा भगवान मेरे धर्म से तो वो विपक्ष में आगे मैं उनको हरा के आया था, तो मैंने उनको एक जुमले कैसे देखा उसके अंदर। उन्होंने कहा था मेरे जीते जी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। मैं था पीछे में था प्रदेश कांग्रेस, तो मैंने कहा जी आपकी जीते जी सरकार बनी कांग्रेस की, भगवान आपको लंबी उम्र देगा, आप मेरे शासन को देखे। अब क्या होता है, 8 महीने बाद मैं खुद मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने हाउस में उनको कोट किया, सरकार साहब आपने बात की तो मैं जवाब आपको दिया था, आज मुझे पूछिएगा आप बैठे और मैं मुख्यमंत्री के रूप में बैठा। सब लोगों ये विश्वास था कि बड़ा आदमी है, ये क्या मतलब राज चलाएगा, ना बोलना आता है ना कहना आता है। तो 2-4 महीने का मेहमान है, वही जब मेरी शुरुआत हुई तो गोविंद जी को ये मेरे कहता है, मैं कहा कि साहब आपका रीडिंग मेरा रीडिंग है आपके बारे में, या तो बनोगे गाड़िया या बनोगे सुगाड़िया। मतलब या तो आप सामने निपट जाओगे और या फिर सुगढ़ साहब में लंबा साहब में लगे करोगे। तो सुगढ़ साहब में करे लंबा साहब मत किया, थोड़ा हल्का मेरे छोटा आ गया। मैडम का ये कहना था कि हम मुख्यमंत्री साहब को देख रहे हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, हम उनको सुधरे। और अभी जो थे अपने प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब, उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र इन दिनों में एक डाइंग स्थिति में चल रहा है और लोकतंत्र में बहुत जरूरत है आज इस बात की कि हम जो है ये माने, जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये माने कि ये चीज तो शायद मेरे अधिकार में नहीं है, शायद ये मेरे अधिकार में नहीं है। उन्होंने नाम लिया था कि मुख्यमंत्री भी ये माने कि शायद मेरे अधिकार में नहीं है, प्रधानमंत्री भी माने ये चीज शायद मेरे अधिकार में नहीं है, हो सकता है ये किसी और के अधिकार में है। आपकी बातों में बिल्कुल वही अक्सर से वो बातें ही वो भावना चल रही है, जिससे लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद से निश्चित रूप से बहुत बड़े। हम बहुत खुश हैं कि आप आए और हम आपको सुनकर के बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं मेरी दिल की बात जरूर बता रहा हूँ खाली, और कुछ नहीं कर। तो मुझे अच्छा लगा आज आकर के, और जब नहीं आता तो मैं बाद में मेरी प्रश्न आप बता। अच्छा लगा कि आप सब यहाँ मुझे मौजूद मिले, मैं गपशप कर सका, बहुत अच्छा लगा। और कभी मिलेंगे अगली बार, एक साथ बाद मिलेंगे।
वाकई आपका वक्तव्य ऐसा ही था जैसे परिवार का ही मुखिया हमारे बीच आकर अपने दिल की बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपके उस उद्बोधन ने वाकई हमें एक संजीदगी के साथ सोचने के लिए मजबूर भी किया है कि हम सब अपने कर्तव्यों का कितना निर्वाहन कर रहे हैं, हम अपने हक की, और इन बातों को हमें संजीदगी से लेने की जरूरत है कि वाकई आज एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत है, सच्चा इंसान बनने की जरूरत है। धन्यवाद महोदय। किसी भी कार्य या समारोह के सफल एवं सुरुचिपूर्ण आयोजन में शामिल लोगों के प्रति कृतज्ञता निवेदन करना हमारी संस्कृति का भिन्न पहचान है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलसचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब के सपनों का प्रतिरूप यह विश्वविद्यालय उनकी आशा आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शत प्रतिशत प्रयत्नशील